नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सोशल पंचायत में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी और उसके बाद से पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई। 250 नेता ऐसे रहे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से खलबली मची हुई है। अब ऐसे में बीजेपी इन सब चीजों को कैसे साथ में लेकर चलेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे कवर अप करेगी, इन सब चीजों को लेकर हम हर एंगल से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण मेरे साथ हैं, गौरव और सैफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गौरव, हम आपके पास आ जाते हैं। गौरव, क्या लगता है इतनी भगदड़ मची हुई है बीजेपी में और लिस्ट जब से जारी हुई है बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी है वो देखने को मिल रही है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? लेकिन देखिए, जिस प्रकार से कद्दावर नेता या यूं कहें कि जो संगठन को चलाने वाले नेता थे, हम बात करें चाहे वो किसान मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष हो या फिर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हो, इन दोनों मोर्चा के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। चाहे वो कर्णदेव सिंह कंबोज हो या फिर सुखविंदर सिंह शोण हो, तो इन लोगों ने अध्यक्ष वो अब इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की जो उपाध्यक्ष है उनके भी कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस्तीफे का एक दौर चल रहा है बीजेपी में इन दिनों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैलेंस जो लिस्ट है वो आने के बाद इस तरह से ये स्थिति देखने को मिली। एक चीज ये है कि जैसे कि लिस्ट आई उसमें 27 नए चेहरे हैं। जो 27 जो अभी 250 के लगभग जो इस्तीफे का एक वो चला है, कहीं ना कहीं वो 27 नेता जिनका टिकट कटा है, यूं कहें कि जिनका टिकट बदला गया है, उनसे जुड़े हुए भी कुछ नेता थे। जैसे अब प्रदेश अध्यक्ष जो किसान मोर्चा के हैं या ओबीसी मोर्चा के, दोनों लोग टिकट मांग रहे थे। अब जब वोट जब प्रदेश अध्यक्ष टिकट मांग रहा है तो उनसे जुड़ी इकाइयां होती है, उनकी कार्यकारिणी होती है, उनके कुछ समर्थक होते हैं, तो जब वो जाते हैं तो उनके साथ वो भी जाते हैं। तो ऐसे एक लंबी फेहरिस्त बन चुकी है जो पार्टी छोड़ के जाने वाले नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। अभी आप देखिए कविता जैन को देख लीजिए, कहीं कोई खुशी में रो रहा है टिकट मिलने के, कविता जैन कल पूरे दिन रोई है बेचारी कि टिकट नहीं मिला, हम 50 सालों से समर्पित रहे पार्टी के प्रति। जिस प्रकार से आया, फिर राजीव जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि आप जो फैसला कार्यकर्ताओं का होगा वो फैसला मेरा भी होगा। तो जिस प्रकार से ये निकल के आ रही तस्वीरें, निकल के आ रही कांग्रेस, ये बीजेपी हरियाणा में बड़ी फूट नजर आ रही है। चुनाव कैसे जीतेगी, हैट्रिक लगाने का कहीं से भी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस प्रकार से फूट सामने निकल के आई है। बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से स्थिति अभी हमने आपस में डिस्कस करी, इसका फर्क तो पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो शोराण है वो खुद उनके कुछ किसान वोटर्स हैं, वो भी नुकसान होगा। किसान अगर हम देखें तो फोगाट भी हैं। ये किसान एंगल है वो बीजेपी से पहले ही नाराज चल रहा है। बीजेपी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। वो ओबीसी, दलित और जाट टिकट बंटवारे को लेकर जो उसने समीकरण सेट करने का प्रयास किया था, वो 13 जाट, 13 दलित और ओबीसी फेस लाके नायब सिंह सैनी को, लेकिन वो बीजेपी कुछ हद तक कामयाब होते नहीं दिख रहे। जिस प्रकार देखिए, आपके किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष जब पार्टी छोड़ के चला जाए तो आपकी स्थिति क्या है किसानों के बीच में, किसान मोर्चा बखूबी जानता है। क्योंकि किसान मोर्चा जब जान रहे हैं स्थिति, वो धरातल पे वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं। वो जब जमीन पे जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किसानों की तरफ से जो विरोध मिल रहा है बीजेपी के लिए, जो विरोध दिखाई दे रहा है, उससे किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो असफल रहे वो विरोध कम करने में। इस प्रकार से देखिए, आज नहीं तो कल इस्तीफा आना था। नहीं, मुझे लगता है गौरव, इसमें जो नाराजगी है वो इस वजह से भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि इनमें से काफी सारे ऐसे नेता हैं जो दल बदलू हैं, जिनको बीजेपी की ओर से सबसे बड़ी टिकट दी गई है। पहले कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी में थे, उसके बाद बीजेपी में जो पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा कि इन लोगों को तरजीह दी जा रही है, हमें पीछे कर दिया गया। तो हाँ, साफ साफ ये जो है इस तरह से ये फूट निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हमें ये भी बात देखनी होगी, लेकिन जो बीजेपी लिस्ट बनाती है, देखिए बीजेपी की तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से पूरा इन मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं और फीडबैक लिया जाता है जमीन से, और फिर वापस जो आला कमान है वो तय करती है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। तो अगर हम ये लिस्ट भी देखें जो 67 टिकट बांटी गई है, तो ये एक बैलेंस लिस्ट, जैसे कि अभी जिक्र किया गया, एक बैलेंस लिस्ट थी। इसमें हमने देखा ओबीसी भी नेताओं को टिकट साधा गया है, महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो सेंटर ऑफ पावर रहे हैं जो हरियाणा में परिवार, लाल परिवार जिन्हें कहा जाता है, भजन लाल है, बंसी लाल है, उनके, हाँ बिल्कुल, चलो वो तो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन इन दोनों लाल के भी तो लड़के रंजीत चौटाला, तो इनके जो आगे जो नेता हैं उनको टिकट दिया गया, महिलाओं को साधा गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की ओर से एक बैलेंस लिस्ट तो लेके आई गई,
लेकिन इस तरह से विरोध जो है उसकी उम्मीद शायद ना की हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि जहां इस तरह से भगदड़ मची हुई है बीजेपी में, दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो है वो आज कांग्रेस में जाने की उनकी खबरें आई। तो जहां एक तरफ अभी मैंने बताया शिवनाथ की जो किसान वोटर्स हैं, फिर खेल जगत से जुड़े हुए जो वोटर्स हैं, इन सबका नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में इतनी उथल पुथल मची हुई है, क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव जो होने वाला, वो मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, जहाँ तक मैं अभी तक स्थिति समझ पाया, वो 3 मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव नजर आ रहा है। एक पहलवान खिलाड़ियों पे, दूसरा किसान आंदोलन को लेके, और तीसरा अग्निपथ को लेके, जो अग्निवीर स्कीम था, अग्निवीर को लेके जो सेना का था। जो ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण अंचल में किसान और अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर। और अगर हम, चूंकि देखिए बीजेपी का जो शुरू से एक सेटबैक रहा है, कोर वोट बैंक रहा है, वो शहरी वोटर रहा है। वीकेंड आने की वजह से आपने देखा कि कैसे बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया, चुनाव आयोग को तारीख को बढ़ाया गया। हालांकि वो तो अब बात की बात हो गई कि चलिए वो वीकेंड का उतना प्रभाव हो सके शायद में भी ना पड़े, हम ऐसी वो करते हैं कि ना ही पड़े उस पर। लेकिन जिस प्रकार से चीजें निकल कर आ रही है, जो मुद्दा आप देखिए, जिस प्रकार से विनेश फोगाट भले पेरिस में ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनके ना जीतने का भी जो शोर इस समय है ना, वो पैन इंडिया है, क्योंकि एक बड़ी स्टोरी है। और आपने देखा कांग्रेस ने जिस प्रकार से खूब दिखाया, कांग्रेस की ओर से भी खूब दिखाया। आप एक चीज देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से इसका सोशल कैंपेनिंग किया जा रहा है ना, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा लगातार बने हुए हैं, उनको रिसीव करने गए, एयरपोर्ट पर उनके साथ वोट मांगने, अब उनकी कांग्रेस में आने की जो अटकलेबाजी देखिए, एक प्रकार से हम देखें तो विनेश फोगाट खुद को साबित करने में लगी हुई थी। जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जीजा साली प्रेरित आंदोलन है, ये एक राजनीति प्रेरित आंदोलन है। तो विनेश फोगाट खुद को साबित करने में लगी हुई थी कि हम सच में आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए कल को ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिस प्रकार से बयान आया है, जब विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें सामने आई है, उस बीच की ये हुड्डा परिवार कांग्रेस का षड्यंत्र था, और ये पहले से ही राजनीति से प्रेरित थी चीजें। देखिए अब ये जो पूरा एक विनेश फोगाट जो है ना, वो हम अगर अभी की स्थिति में बात करें, तो हरियाणा में वो किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी ना, उन्हें जिता दिया जाएगा। आप उस समय देखिए, जिस समय वो ओलंपिक से बाहर हुई थी, उस समय क्या एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे कि कैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो सारी चीजें लोगों को अभी भी याद है, वो लोग अभी भी वो आंदोलन याद कर रहे हैं, वो अभी भी खिलाड़ियों का वो। लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ विनेश फोगाट एक दाव नहीं होने वाला, क्योंकि हाँ बिल्कुल एक सेंटिमेंट था, उसको कांग्रेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैप्चर करने में, लेकिन कांग्रेस की भी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की लिस्ट जो ये बनाई गई है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी लिया गया है कि जो सत्ता विरोधी लहर है उसको भी कहीं ना कहीं देखा गया है, क्योंकि 10 साल सत्ता में बीजेपी का ट्रेंड रहा हमेशा से नए चेहरों को तरजीह दी जाती है। वो उस ट्रेंड को फॉलो करते थे कि वो 40% के लगभग अपनी सीटें टिकट काट देते हैं। मुझे लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के साथ जो हुआ, ये चीज इनको कश्मीर से सीखनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर में जब लिस्ट आई, इन्होंने कुछ समय बाद लिस्ट वापस ले ली। फिर जब लिस्ट आई, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के दफ्तर में कितना ज्यादा हंगामा हुआ, क्योंकि जो लोग कांग्रेस, पीडीपी, एनसीपी से आते, बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया, और जो उनके साथ शुरू से बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी के दफ्तर में कितना ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तो हरियाणा बीजेपी को ये चीज देखनी चाहिए थी, तो शायद इतने जो इस्तीफे हैं ये रुक सकते थे। सैफ, जैसे कि अभी आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, क्या लगता है आप लोगों को कि हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है कि उम्मीदवार की टिकट तो घोषित कर दी गई है, लेकिन उसके बाद से जो हंगामा मचा हुआ है, उसके बाद बीजेपी अपनी सूची बदल सकती है, उम्मीदवारों की लिस्ट बदल सकती है? क्या संभावनाएं हैं ऐसी? इसकी संभावनाएं तो बहुत कम है, क्योंकि कश्मीर में जब लिस्ट आई थी तो कुछ समय 1 घंटे के भीतर ही में 4 घंटे में उन्होंने 10 बजे लाई थी और बदल दी गई थी। और अभी आपके जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, आप बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो देखिए, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। यही लोग, यही कमेटी, यही नड्डा जी की अध्यक्षता में, यही फिर पहले भी टिकट का मंत्र होता था, एक बार फैसला ले लिया, जो एक बार फैसला आ जाता था उस पे, तो आप गठबंधन सरकार के फैसलों पे भी नजर डाल सकते हैं, कितने फैसले सरकार की ओर से वापस लिए जाते हैं, नहीं होता था। लेकिन अब आप देख लीजिए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सरकार ने कितने लेटरल एंट्री, चाहे मामला हो, चाहे SC/ST का मामला हो, चाहे कोटे की मामला, वापस लेने पड़े। देखिए दबाव किस प्रकार से ये पूरी जो एक केंद्र सरकार चली, किस प्रकार से दबाव में है, या हम यूं कहें कि
एनडीए गठबंधन में बीजेपी खुद को कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए गौरव, मुझे लगता है जो 303 से 240 का जो ये 63 सीटें जो कम हुई है, इससे बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई और बहुत ज्यादा जब से सहयोगी दल मिल गए। हरियाणा की परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो 5 सीटें इस बार जो है गवा दी थी बीजेपी ने, और कांग्रेस ने वही 5 सीटें गेन कर ली थी, तो 5-5 का आंकड़ा था। तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से कि लोकसभा का जिस तरह से नतीजा रहा, कहीं उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में ना हो जाए, इस वजह से भी एक लेकिन अगर हम लोकसभा के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो सबसे ज्यादा बढ़त में तो बीजेपी ही है, 44 सीटों पर है। बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक तौर से अगर हम देखें तो बढ़त तो बीजेपी के पास ही है, लेकिन कांग्रेस पर जो रिसेंट चुनाव हुए लोकसभा के उसमें 5-5 का था। अब देखिए सिर्फ बीजेपी के लिए दिक्कतें नहीं है, कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन जिस तरह से फूट ये सामने निकल कर आई है, जिस तरह से इस्तीफे सामने हो रहे हैं, इसमें जो कांग्रेस के पास है वो कांग्रेस क्या इस चीज को भुना पाएगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी समस्याओं से जूझ रही है, वहां पे भी गुटबाजी है। क्योंकि देखिए किसको पार्टी कोई भी हो, अंतर्कलह अगर होती है तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचता ही है। हरियाणा चुनावों में देखने को मिल सकता है बीजेपी पार्टी। जैसे अभी अरुण भाई हरियाणा से ही आए हैं, 4 दिनों का दौरा था इनका तो अरुण भाई ने देखा वो पूरे समीकरण में थे। अरुण भाई आप ये बताइए कि जिस प्रकार से पूरा सेटबैक नजर आ रहा है, अगर ये जो 250 लोगों ने अगर इस्तीफा दिया है, किस प्रकार से मोमेंटम क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखता रहा है क्या आपको? देखिए एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता ही है साफ तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की ओर से इतना बड़ा फैसला लिया गया, नए चेहरों को तरजीह दी गई, जो भी फैसला लिया गया वो फीडबैक के तौर पर लिया जाता है। मैं होप करता हूं कि बीजेपी ने ये फीडबैक से ही लिया होगा, सेंट्रलाइज्ड तरीके से फैसला ना लिया हो। वैसे तो अपने सर्वे होते हैं और फीडबैक लिया ग्राउंड से लिया जाता है। इनकम्बेंसी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आ गई, ये तो बिल्कुल सवाल। एक किसी उसका नहीं, किसान मोर्चा विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि क्या ये चेहरा दोबारा आपको चुनाव जिता पाएगा। हाँ, देखिए दावेदार बहुत होते हैं, लेकिन विनेबिलिटी ये पार्टी डिसाइड करती है फीडबैक से जो ग्राउंड लेवल पे मिलता है, और किस तरह से कार्यकर्ता जो है संगठित तरीके से काम कर रहे हैं, या लोग जनता उनके कामों से कितनी खुश है, या ये जो चेहरा है, कोई भी चेहरा है, वो कितनी वोट दिला सकता है। एक आरोप हरियाणा में ये भी लग रहा है स्थानीय स्तर पर कि खट्टर अपने धुर विरोधियों को साफ करने में लगे हुए हैं। देखिए जब ये आरोप पहले अभी नया नहीं है, ये जब उनको हटाया गया था सीएम पद से, अगर हम कविता जैन की बात करें, चाहे हम वो रंजीत सिंह चौटाला की बात करें, चाहे वो कर्णदेव कंबोज, आप देखिए एक तस्वीर निकल रहा है सुबह सामने, जब नायब सिंह सैनी कर्णदेव कंबोज को मनाने गए थे, उन्हें हाथ जोड़ा, वो ऐसे हाथ भी नहीं मिला और कर्णदेव निकल गए। क्या वो मनाने गए थे? क्या ये कैसी तस्वीर? आपस में आप हाथ, एक जो शिष्टाचार मुलाकात होती है उससे भी गए ये लोग। देखिए वो जो भी तस्वीर सामने आती है उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, और जिस आरोप की आप बात कर रही हैं तो पहले भी लगाए गए थे, जब खट्टर को सीएम पद से हटा दिया गया था और उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया गया था, तो ये भी बोला गया था क्या खट्टर की राजनीति का यहाँ पे अंत हो जाता है, क्या बीजेपी उनसे नाराज है, क्या अंतरकलह है। तो लेकिन बीजेपी ने उनके मंदिरों को सैनिक कैबिनेट में जगह देके ये साफ कर दिया, जगह दी बिल्कुल, हालांकि वहां पे भी कुछ नाराजगी थी, ये और मुझे लगता है कि जो 250 ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अब किस तरीके के कदम बीजेपी उठा सकती है, उठाने चाहिए, क्योंकि अपने जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश तो बीजेपी करेगी। 250 कुछ कम संख्या तो होती नहीं है, 250 बड़ी संख्या है। मैं चीज बता, 250 जो इस्तीफे हुए बीजेपी से, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को है। कैसे? कांग्रेस को इसलिए नुकसान है क्योंकि अब ये 250 लोग कोई पार्टी तो ज्वाइन करेंगे, अगर कांग्रेस के पास आते हैं तो कांग्रेस में भी तो ये चीज होने का है, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास 250 में से कुछ भी आते हैं तो कांग्रेस को उन्हें भी टिकट देना है, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देते तो कांग्रेस वाले भी तो हर टिकट पे कई सारे दावेदार होते हैं, सबको तो मिल नहीं सकता। कांग्रेस के लिए यही चुनौती है कि वो 250 को कैसे साधेगी, अब उनमें से किसको टिकट बंटवाएंगे। इसमें ये भी फैक्टर आ जाता है, अगर वो ऐसे भी लड़ते हैं, अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं, उसमें बीजेपी की ही वोट कटेंगे, कांग्रेस के वोट नहीं कटेंगे। ये एक बड़ी बात। कांग्रेस के पास अगर ये 250 प्लस भी होता है ना, तो 2600 प्लस 250 2850 हो जाएगा। और कांग्रेस से कुछ 64 नाम अभी तक फाइनल किए पहले। कांग्रेस के पास तो दुविधा है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस बहुत पहले से ही अगर इनको अगर अपने पार्टी में शामिल भी अगर आती है तो पहले से तैयार है, क्योंकि वो 10 साल कांग्रेस भी तो विनेबल कैंडिडेट्स ही उतारी है मैदान में। कांग्रेस इस बार वो भी अपने मंथन के साथ चली। देखिए आप देखिए कि वो जो टीम जो गुटे हैं कांग्रेस में, वो जब एक मंच एक टेबल पे बैठ के जब सीटें का
बंटवारा हो रहा है, जब टिकट वितरण बिल्कुल। की मीटिंग हो रही है, तो सारे लोग एक साथ एक सीट पे बैठे, एक जिस तरह टेबल पे बैठे नजर आ रहे ये हैं। हमेशा हमने हर बार का ट्रेंड देखा है। पहले राज्यों में गुटबाजी की खबरें आती है कांग्रेस की ओर से, हिमाचल में हमने देखा, कर्नाटक में हमने देखा, फिर ये कहते हैं कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हाँ। और फिर बाद में जब चुनाव में जीत जाते हैं, जैसे हिमाचल में देखा और कर्नाटक में देखा, फिर दो पावर सेंटर्स को या तो एक को सीएम बना देंगे, दूसरे को डिप्टी वो सीएम तो बना देंगे। मैनेज करने का, ये बैलेंस बिल्कुल। करने का प्रयास मुझे लगता है ये रणनीति यहाँ पे भी हरियाणा में देखने को अच्छा, मिलेगी। एक चीज और मुझे पूछनी थी कि कई विधायक ऐसे हैं इस लिस्ट में जिनके नाम शामिल है, वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनके अपोजिट लहर चल रही है और उसके बावजूद भी फिर उनको टिकट दे दिया गया है। अच्छा, तो ये कैसा फैसला हुआ देखिए, बीजेपी का? ऐसा लोकसभा में भी हुआ था। हम्म। अगर ऐसे ये तो प्रत्याशी, हारे हुए व्यक्ति देखिए- को अगर आप फिर से देखिए- मैदान में खड़े कर रहे हैं, देखिए होता क्या है कि जनता तो वही है, क्योंकि जब किसी पार्टी का सर्वे होता है ना, तो जो सर्वे करने वाला होता है वो पार्टी का ही कोई बड़ा नेता होता है, वो किसी दूसरे राज्य से आता है, वो सर्वे करता है। अभी आप सैनी को देख कई लीजिए, बार- सैनी साहब की जो कई बार सीट है अगर हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले, जो हाल फिलहाल में अभी बीता है, उसमें 50 सीटें ऐसी थी, 50-55 सीटें ऐसी थी जिसमें दोबारा उन्हीं कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया था जिन कैंडिडेटों पे के खिलाफ भारी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी वजह से यूपी में इतने भारी मात्रा में लॉस हुआ सीटों को। तो फिर हरियाणा में भी होगा तो जब वो हुआ सेम क्या? लेकिन ऐसा जरूरी Same नहीं है formula कि apply लोकसभा कर- चुनाव में जो हुआ है वो विधानसभा देखिए, चुनाव में repeat लोकसभा हुआ। चुनाव हमेशा स्ट्रैटेजी से- तो वही है ना बिल्कुल। कि दिल्ली हारे सबसे हुए अच्छा व्यक्ति को आप एग्जाम्पल फिर है। से देखिए, खड़े लोकसभा कर में दो। आम आदमी लोकसभा में स्ट्रेटेजी अलग होती है, जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। एक लोकसभा में 5-6, कहीं कहीं 7 भी विधानसभा होते हैं, तो वहाँ प्रचार करना, लोगों को अपने से जोड़ना, वहाँ बड़ा चुनौती होती है एक प्रत्याशी के लिए। तो फिर कई सर बार ये भी तो है ना ऐसी कि भी स्थिति इतने आती है कि सारे होने के बाद वहां पर वो अपना पकड़ नहीं बना पाए। चलो ठीक है, तो फिर ये तो और भी ज्यादा बड़ी बात है कि एक यहाँ- एरिया आपको नहीं, दिया हुआ है, नहीं। उसमें ही आप नहीं बना पा देखिए, रहे मैं हो। बताऊं, कई बार मान मनोबल वाली इसमें स्थिति आपको भी एक चलती है। एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, पंजाब में पंजाब का चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अपनी दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, दोनों जगह दोनों हार गए। दोनों हार गए, उसके बाद उन्होंने लोकसभा लड़ा और लोकसभा जीत चुनाव लड़ा वो जीत और गए। वो वो जीत गए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं- लोकसभा चुनाव में कामयाब हुआ वो विधानसभा विधानसभा में में नहीं, होगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो गांव स्तर की राजनीति होती है ना, वहाँ एक ऐसे मुखिया टाइप के, ऐसे पंच टाइप के लोग होते हैं जो ऐसे मैनेज करते हैं चीजें। आप देखेंगे, जब आप 2-3 गांव मिला के, एक ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये हमारे नेता हैं, ये जिधर कहेंगे हम उधर होते देंगे। तो मान मनोबल की जो राजनीति होती है ना ग्रामीण स्तर पर, वो वाली राजनीति अगर जो प्रत्याशी साथ ले आता है, तो भारी एंटी इनकम्बेंसी में भी उसकी सीट निकल जाती है, चाहे किसी की भी लहर हो। सैफ, आप कुछ बता रहे थे, आप बताएं। मैं बता रहा था कि बीजेपी ने कैसे सीएम सैनी को लाडवा की सीट दी है। हमको हाँ, पता है कि उनकी पिछली सीट बार बदल दी है बीजेपी उन्होंने। वो सीट हार चुकी थी 10,000 से ज्यादा वोटों से, लेकिन बीजेपी ने फिर भी वो सीट सीएम सैनी को दी है। मतलब बीजेपी ने कहीं ना कहीं मंथन तो अच्छे से किया है, उसे पता है कि ये सीट अगर सीएम सैनी को दी है तो पिछली बार क्योंकि हार चुकी थी, हारी हुई सीट किसी सीएम को कोई पार्टी क्यों देगी। अब बीजेपी ने दिया तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को उम्मीद है कि वो वहां से वो सीट जीत सकते हैं। न सिर्फ वो सीट, उसके आसपास की सीटों बिल्कुल, पर भी जो उस लोकसभा के अंदर आती हैं, वहां पे प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो मान मनोबल का दौर अभी चलना बाकी है। अभी मान मनोबल का दौर चल भी रहा है। अभी देखिए, राज्य की इकाई की तरफ से मान मनोबल हो रहा है, अब केंद्र की तरफ से भी टीमें जाएंगी मान ये मनोबल तो बहुत के बड़ी लिए। बात है, बड़े लोगों को शामिल होना पड़ेगा इन जी चुनावों जी में, जी, क्योंकि चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ स्ट्रेटजी प्रचार तो तो बीजेपी की हमेशा से यही रहती है। विधानसभा का भी चुनाव हो तो वो पीएम मोदी की को फ्रंट पे रखते हैं। पीएम मोदी के चेहरे पे वो चुनाव बिल्कुल, लड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ। वो फ्रंट पे रहते हैं टीम हमेशा। जाएंगी, मान मनोबल होगा, कुछ बड़े नेता जाएंगे, जब बैठ के बातचीत होगी तो शायद में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 250 का जो आंकड़ा है वो कम हो जाए। कम भी हो सकता है, कोई ऐसे कोई राय आश्वासन नहीं। भी देना पड़ेगा आने वाले समय के लिए, कुछ तो देना ही भरोसा देना पड़ेगा, कुछ कुछ करना भरोसा पड़ेगा। देना पड़ेगा। कि जब लास्ट चुनाव हुआ था, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, उस समय किसान आंदोलन अपने चरम पे था और पश्चिम यूपी में उसका बड़ा प्रभाव था। लेकिन आप देखिए, 2 दिन स्टे लिए अमित शाह, बिल्कुल, पूरा समीकरण बदल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और क्या वो पता फिर नतीजे कोई- हमने विधानसभा नतीजे चुनाव में आपने भी देखे। देखे किस प्रकार से पश्चिम यूपी में बीजेपी ने उतने उस माहौल में भी कितना अच्छा प्रदर्शन करके निकाल दिया। तो उस प्रकार से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में भी शायद अमित शाह जाए, राजनाथ सिंह जाए, चीजें समझाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के बात करेंगे। बड़े नेताओं की बात करने से फर्क पड़ता है, कार्यकर्ताओं को कुछ कहेंगे, कुछ संदेश देंगे। लेकिन राहुल गांधी की जिस तरह से रिसर्जेंस हो रही है, राहुल गांधी उस लहर के बीच में बिल्कुल एक इन बड़े नेताओं की काट तो बनते दिख रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई केंद्र में अगर कोई नए प्रधानमंत्री मोदी का अगर कोई काट है तो राहुल गांधी है। एक नेशनल पार्टी काट एक नेशनल पार्टी हो सकती, क्षत्रिय पार्टी कभी उसके
सामने नहीं टिके। आप बिल्कुल। एक समय तक एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपका उभार हो सकता है कि हाँ आप बड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हमारा ये चल रहा है, हमारे इतना वोट बैंक है, हमारे इतने फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो बीजेपी के अगर कोई सही में अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो वो कांग्रेस ही है। विपक्षी पार्टी हाँ। सिर्फ कांग्रेस है बड़े लेवल। चलिए, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा करी कि जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से धड़ाधड़ जो है इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से सबको समेटकर आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए उसको काम तो करना ही पड़ेगा, मनोबल भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनको भी बीच में आना पड़ेगा, तब जाकर जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक हो सकती है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।